हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों। आज हम ईडियम्स की दूसरी क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं जो एसएससी के सभी एग्ज़ाम्स और एनडीए सीडीएस और एफकैट सभी एग्ज़ाम्स को टारगेट करने वाले हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड होने वाला है हमारा जंप ऑन द बैंडवैगन। इसका मतलब क्या होता है? जंप ऑन द बैंडवैगन का मतलब होता है जो भी चीज़ ट्रेंडिंग में होती है उसी को बोलते हैं हम जंप ऑन द बैंडवैगन। यानी कि पॉपुलर या ट्रेंडिंग चीज़ में शामिल हो जाना उसी को बोलते हैं जंप ऑन द बैंडवैगन। यानी जॉइन समथिंग पॉपुलर और ट्रेंडिंग, जो क्या हो, पॉपुलर हो और ट्रेंडिंग में हो, उस चीज़ में शामिल हो जाना उसी को बोलते हैं जंप ऑन द बैंडवैगन। ठीक है, यानी कि चलन में शामिल होना। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है टू स्टार्ट अ ट्रेंड। टू स्टार्ट अ ट्रेंड, ट्रेंड को स्टार्ट करना नहीं, इसका मतलब ये नहीं होता, बल्कि ट्रेंड में शामिल होना इसका आंसर होता है। यानी टू जॉइन समथिंग पॉपुलर, जो क्या हो, पॉपुलर हो, प्रचलित हो, उसी में क्या हो जाना, शामिल हो जाना, उसी को बोलते हैं जंप ऑन द बैंडवैगन। ठीक है, आपके याद हुआ ये? चलिए, यदि आपके याद हुआ, अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी लोगों तक ये पहुंच जाए। ठीक है, इसका एग्जाम्पल्स देख लेना। ठीक है, एग्जाम्पल भी मैंने आपको यहाँ पर दिए हैं और मैं इसको पीपीटी को जो आपकी पीडीएफ है ये टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, चलिए दूसरा वर्ड क्या है? दूसरा वर्ड है हमारा अंडर द वेदर। अंडर द वेदर का मतलब क्या होता है? अंडर द वेदर, ठीक है, अंडर द वेदर होता है। अच्छा, इसको देखो आपको कैसे याद करना है। आप वेदर यानी कि मौसम, यदि आप मौसम के अंडर आ गए यानी आप मौसम के नीचे आ गए, इसका मतलब क्या हुआ? आप मौसम के नीचे दब गए, आप मौसम के प्रेशर में आ गए। जब आप मौसम के प्रेशर में आ गए तो क्या होगा? आप अनवेल फील करोगे। आप कैसा महसूस करोगे? आप बीमार महसूस करोगे। तो अंडर द वेदर का मतलब होता है बीमार महसूस करना। क्या महसूस करना? बीमार महसूस करना। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका टू फील सिक। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाता है। आपका समझ आया? क्या साथियों समझ आया? चलिए, यदि आपको समझ आया है तो प्लीज़ इसको नोट डाउन करते हुए चलिएगा और सिर्फ 10 मिनट डेली देना है आपको। 10 मिनट से आप ज़्यादा आपको बिल्कुल भी नहीं देना है। आपको मैं क्लास में ही याद करा दूंगा। ठीक है, आपको ट्रिक या फिर थोड़ी बहुत नेमोनिक्स उनके द्वारा इसको मैं याद आपको करा दूंगा। ठीक है, चलिए तीसरा वर्ड क्या है? थ्रो इन द टॉवेल। थ्रो इन द टॉवेल का मतलब क्या होता है? अपनी हार को स्वीकार कर लेना, यानी कि एडमिट डिफीट। अपनी हार को क्या कर लेना? स्वीकार कर लेना, उसी को बोलते हैं थ्रो इन द टॉवेल। भाई जब आप टॉवेल को फेंक कर मारोगे तो क्या होगा? यानी कि आप गुस्सा हो गए, मतलब अपने हार मान लिए, तभी तो आप टॉवेल फेंकोगे, है ना। अक्सर आपने देखा होगा जो बॉक्सर होते हैं वो क्या होता है, उनके जब पसीना बॉडी पहुंचते हैं तब तो बेचारे उसको तौलिया को छीन के, टॉवल को छीन के उसको फेंक के मार देता है। इसका मतलब क्या? उसने हार मान ली है। अब नहीं, अब मैं नहीं लड़ूंगा, वो इसका मतलब उसने क्या कर लिया? हार मान ली है। ठीक है, तो हार मान लेना यानी कि थ्रो इन द टॉवेल, अपनी हार स्वीकार कर लेना। तो ऑप्शन देख लेते हैं। टू स्टार्ट अ फाइट, नहीं भाई, फाइट स्टार्ट नहीं करनी, उसने हार मान ली है। यानी ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाता है टू एडमिट डिफीट, हार को स्वीकार कर लेना। चलिए, आफ्टर सेवरल फेल्ड अटेम्प्ट्स ही थ्रो इन द टॉवेल। भैया उसने जो है ना एसएससी और सीडीएस के बहुत सारे एग्जाम दिए, बहुत सारे अटेम्प्ट दिए, परंतु फिर क्या आखिर में उसने क्या कर लिया? हार मान ली। क्या मान ली? हार मान ली। ठीक है, याद हुआ? चलिए नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 4, कॉल अ स्पैड अ स्पैड। इसका मतलब होता है जो भी चीज़ है, जो चीज़ रियल में होती है उसी चीज़ को बोल देना, उसी को बोलते हैं कॉल अ स्पैड स्पैड। यानी कि जो है सो कहना, स्पीक प्लानली एंड डायरेक्टली। ठीक है, अक्सर लोग ऐसे होते हैं ना, जो चीज़ होती है उसी को क्या बोल देते हैं? मुंह पर ही बोल देते हैं। ठीक है, चाहे वो किसी को बुरी लगे या अच्छी लगे, उन्हें सिर्फ बोलने से
मतलब होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा टू स्पीक फ्रैंकली। जो चीज़ जैसी है उसी को वैसे ही बोल देना, उसी को बोलते हैं कॉल आ स्पैड। तो एग्जाम्पल देखते हैं। सी ऑलवेज कॉल्स आ स्पैड इवन इफ इट हर्ट्स। वह जो है, जो होता है उसी को बोल देती है, चाहे उसको हर्ट हो या ना हो। मतलब उसको हर्ट भी होता तब भी उसको बोल देता है। ठीक है, तो कॉल आ स्पैड का ये इसका मतलब हो जाता है। समझ आया? चलिए भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा यदि आपके लिए उपयोगी हो रही है। आपको लगता है कि हाँ भाई, आपके लिए कंटेंट अच्छा है, हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो बस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब और एक शेयर हमारे लिए बहुत ही मोटिवेशन का काम करता है। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या होने वाला है इसको देख लेते हैं। बाय हुक और बाय क्रोक, इसका मतलब क्या होता है? बाय हुक, भैया चाहे तो हुक का यूज कर, चाहे क्रोक का यूज कर, मुझे तो वो चाहिए ही चाहिए। यानी कि किसी भी तरह, बाय एनी मीन्स पॉसिबल, कैसा भी हो, कुछ भी कर, चाहे तेरी मौत ही आ जाए, मुझे तो भैया ये चाहिए ही चाहिए, मुझे तो ये चाहिए ही चाहिए। अच्छा, आप बचपन में देखते होगे अक्सर, आप पापा से क्या बोलते हो? पापा मुझे एक कार चाहिए, छोटी खेलने वाली, ठीक है, जो खेलने वाली होती खिलौना। और वहीं एक लड़की जो बेटी होती है पापा की, वो बोलने लग जाए कि पापा मुझे गुड़िया चाहिए, तो पता क्या होता? पापा लड़के को नहीं दिलाते थे, बल्कि लड़की को दिलाते थे। और भैया लड़की को यदि वो नहीं दिलाते थे तो पापा से क्या बोलते थे? पापा कुछ भी करो, मुझे तो वो चाहिए ही चाहिए। यानी कि बाय क्रोक, बाय हुक और बाय क्रोक, यानी कि किसी भी कीमत पे वो चाहिए ही चाहिए। तो इसका आंसर होने वाला है बाय एनी मीन्स, किसी भी तरह। बाय हुक और बाय क्रोक का समझ आया क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है किसी भी तरह, यानी कि बाय एनी मीन्स पॉसिबल, कैसे भी हो मुझे वो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, समझ आया? चलिए, अच्छा अच्छा, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, नीचे एग्जाम्पल है, ये रहा। ही डिसाइडेड टू विन द मैच बाय हुक और बाय क्रोक। अभी क्या हुआ था, इंडिया और इंग्लैंड का टेस्ट मैच हुआ था, जिसमें हमारा पंत भी, और क्या वो इंग्लैंड का जो लास्ट का बैटर आया था बेचारे की, इसकी बाजू टूटी हुई थी, तो वो आया था खेलने। ठीक है, तो वो वाला मैच हमको किसी भी कीमत पर क्या करना था? जीतना ही था। वो मैच किसी कीमत पर हमें जीतना ही था। ठीक है, तो उस समय पर हम क्या बोल सकते हैं? बाय हुक और बाय क्रोक, यानी कि ही डिसाइडेड टू विन द मैच बाय हुक और बाय क्रोक, यानी वो मैच हमें किसी भी कीमत पर जीतना ही था। ठीक है, समझ आया? चलिए, नेक्स्ट क्या है? एक बार मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 6 क्या होने वाला है? बीट अराउंड द बुश। बीट अराउंड द बुश का मतलब क्या होता है आप बताइएगा। आप सोचिएगा क्या होता है बीट अराउंड द बुश। अच्छा, आपको एक वर्ड देख पा रहे होगे यहाँ पर, अराउंड। अराउंड का मतलब क्या होता है? चारों ओर घुमाना। यानी कि भाई, आप किसी बात को चारों ओर घुमाना, आप किसी बात को चारों ओर घुमा रहे हो, तो इसका मतलब क्या है? कि आप जो बात है उसको छुपा रहे हो, अर्थात उस टॉपिक को, मेन टॉपिक को अवॉइड कर रहे हो। तो बीट अराउंड द बुश का मतलब होता है किसी टॉपिक को या किसी बात को अवॉइड करना। ठीक है, तो बीट अराउंड द बुश का मतलब हो जाता है बात को घुमाना। ठीक है, समझ आया? तो टू बी डायरेक्ट नहीं भाई, टू बी डायरेक्ट तो अलग होता है। ठीक है, ये बात घुमाने की बात कर रहा है, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाता है, टू अवॉइड द मेन टॉपिक। ठीक है, चलें तो इसको देख लीजिएगा। ये क्या है हमारा एग्जाम्पल? स्टॉप बीटिंग अराउंड द बुश एंड टेल मी द ट्रूथ। वो बोल रही है या बोल रहा है कि भैया बात को घुमाना बंद करो, मुझे जो बात सच है उसी चीज़ को बताइएगा। ठीक है, आपको समझ आया? चलिए, समझ आ रहा है सभी को? यदि दोस्तों समझ आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपके सपोर्ट की हमको बहुत ही आवश्यकता है।
ठीक है, तो आई होप, मुझे लगता है कि आप हमें सपोर्ट करेंगे और हम इसके बदले में आपको बहुत अच्छा कंटेंट जो सीधा सीधा एसएससी और सीडीएस एनडीए यानी कि सभी एग्ज़ाम्स के लिए टारगेट करता है, ठीक है, हम ऐसा आपको कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या होने वाला है उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आप एक बार पढ़ लीजिएगा, इसका मतलब क्या होता है। बर्न द मिडनाइट ऑयल। बर्न मतलब जलाना, मिडनाइट ऑयल मतलब, अच्छा पिछले ज़माने में क्या होता था, जब 2000 या फिर 2010, 2012, 2010 तक की बात है, तो लोग जो होते थे क्या करते थे, मिडनाइट ऑयल मतलब डिबिया से पढ़ते थे। वो किससे पढ़ते थे, डिबिया से पढ़ते थे। तो बेचारा पूरी पूरी रात उस डिबिया के तेल को वो क्या करता था, जलाता था, यानी पूरी रात वो मेहनत करता था। तो बर्न द मिडनाइट ऑयल का मतलब होता है पूरी रात जगना, वर्क लेट इनटू द नाइट, यानी कि पूरी रात काम करना या फिर पूरी रात हार्ड वर्क करना। कैसा वर्क करना, हार्ड वर्क करना, तो देर रात तक काम करना होता है बर्न द मिडनाइट ऑयल। ठीक है, आई बात समझ आपको। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा टू वर्क लेट एट नाइट। ठीक है, समझ आया। मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से समझा रहा हूँ जिससे कि आपको ये याद हो जाए। ठीक है, आई होप आप इसको याद कर रहे होंगे और इसको समझ रहे होंगे। ठीक है, मेहनत के साथ पेन और कॉपी को लेके बैठिएगा और इसको लिखते जाइएगा। आपको सिर्फ दिन में सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट देना है, बस 10 मिनट कर लीजिएगा, आपको ये हमेशा के लिए लर्न हो जाएगा। और हाँ, ये आपको मैं गारंटी देता हूँ आपका एग्ज़ाम में टारगेट करेगा ही करेगा। जो मैं आपको कराऊंगा वो एग्ज़ाम में टारगेट करेगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 होने वाला है टेक द बुल बाय द हॉर्न्स। इसका मतलब होता है किसी भी प्रॉब्लम को डायरेक्टली और बोल्डली, यानी किसी भी प्रॉब्लम को डटकर सामना करना, किसी भी समस्या का डटकर सामना करना, उसी को बोलते हैं टेक द बुल बाय द हॉर्न्स। अच्छा, इसको याद कैसे करना है, अच्छा एक बार बताओ। टेक द बुल, बुल मतलब सांड या बैल। ठीक है, तो आपने बैल को बाय द हॉर्न्स, हॉर्न से ही पकड़ लिया, हॉर्न से ही पकड़ लिया। इसका मतलब आपने उसका क्या किया, डायरेक्टली और किससे, साहस के साथ उसका सामना किया। ठीक है, तभी तो आपने उसको हॉर्न से पकड़ लिया, आपने उसको समस्या से, जो समस्या थी उसको डटकर सामना किया। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो जाता है, तो समस्या का डटकर सामना करना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर होने वाला है टू फेस अ प्रॉब्लम बोल्डली। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा भाई, इसको प्रॉब्लम को अवॉइड नहीं करना। ठीक है, इसका डटकर सामना करना है। समझ आता है आपको मैं क्या बोल रहा हूँ, बताइए क्या बोल रहा हूँ। चलें चलें नेक्स्ट, चलो इसका एग्जांपल देख लीजिएगा। शी टुक द बुल बाय द हॉर्न्स एंड कन्फ्रंटेड द मैनेजर। ठीक है, आई बात समझ आपको, जो जो भी बात है मैनेजर से हुई थी उसने उसको डटकर सामने किया बहादुरी के साथ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर जो 8 है और 9 के रूप में रिपीट हो चुका है। ठीक है, मैं 10th पर आ जाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10th, क्वेश्चन नंबर 10th क्या होता है, इसको देख लीजिएगा। पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। इसका मतलब होता है उल्टी गंगा बहना। पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, यानी कि आपने घोड़े के आगे कार्ट को रख दिया, यानी कि जब आपने घोड़े के आगे कार को रख दिया तो घोड़ा क्या करेगा, उस कार पर चढ़ जाएगा, कार्ट पर चढ़ जाएगा, तो भैया वो कार्ट टूट जाएगा ना। तो ये क्या होगा भाई, आप उल्टी गंगा बहा रहे हो। ठीक है, तो पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स का मतलब होता है डू थिंग्स इन द रॉन्ग ऑर्डर, यानी कोई चीज आप गलत दिशा में कर रहे हो, गलत क्रम में कर रहे हो, उसी को बोलते हैं हम पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। ठीक है, आपको समझ आया, यदि आपको समझ आया है तो ऑप्शन देख लीजिएगा क्या हो जाएगा। आप अपने आप इसको आंसर लगा लीजिएगा, मैं लगा देता हूँ टू डू थिंग्स इन
रॉन्ग आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए समझ आ रहा होगा आपको। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, मैं अभी आपको डेली एक ईडियम्स की क्लास जिसमें 25 ईडियम्स होने वाले हैं और सिनोनियम की क्लास भी आपको मैं डेली लाऊंगा जिसमें 25 सिनोनियम्स होंगे और मैं उन सिनोनियम्स को आपको ऑब्जेक्टिव केस में नहीं करा के पहले थ्योरेटिकल कराऊंगा, उसके बाद ऑब्जेक्टिव लाऊंगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव यानी कि मल्टीपल चॉइस में। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, सब्जेक्टिव पढ़ाऊंगा फिर ऑब्जेक्टिव उसमें पढ़ाऊंगा। ठीक है, मल्टीपल चॉइस के रूप में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या होने वाला है, फ्लाई ऑफ द हैंडल। अच्छा, आपने कभी जब छोटे हुआ करते थे पहले, जब लाइट नहीं हुआ करती थी, आजकल तो जो मशीनें होती हैं चारा काटने वाली वो लाइट से चलती हैं, पहले क्या होता था इंजन होते थे तो उसमें एक क्या होता था हैंडल हुआ करता था। पहले क्या हुआ करता था, एक हैंडल हुआ करता था। ठीक है, तो भैया एक लड़का छोटा बच्चा उस इंजन के हैंडल से खेल रहा था। जब वो खेल रहा था तो उसके पापा आए और पापा ने बोला अबे ओए इसको रख, चल लग जाएगी। तो बेचारे उसने रख दिया तो उसका खेलना क्या हो गया, बंद हो गया। तो फ्लाई ऑफ यानी कि हैंडल क्या कर दिया उसने, बेचारे ने फ्लाई ऑफ कर दिया यानी कि बंद कर दिया। जब उसने खेलना बंद कर दिया तो बेचारा क्या होगा, वो नाराज ही तो होगा, गुस्सा ही तो होगा। ठीक है, तो फ्लाई ऑफ द हैंडल का मतलब हो जाता है अचानक गुस्सा हो जाना। तो बिकम वेरी एंग्री सडनली। ठीक है, अचानक गुस्सा हो जाना उसी को बोलते हैं फ्लाई ऑफ द हैंडल। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। इसका ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, टू गेट एंग्री सडनली। ठीक है, तो ही फ्लो ऑफ द हैंडल व्हेन ही हियर द इंसल्ट। भैया वो अचानक गुस्सा हो गया जब उसने क्या सुना, अपनी इंसल्ट को सुना, अपनी बेइज्जती को सुना। ठीक है, समझ आया आपको, समझ आ रहा है मेरे मित्रों, मेरे भाइयों, मेरे शेर और शेरनियों, समझ आ रहा है ना। यदि समझ आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर। बस आप ये 3 चीज़ दे दीजिएगा। और एक और मुझे चौथी चीज़ चाहिए, वो सिर्फ और सिर्फ आपसे थोड़ी सी मेहनत चाहिए कि आप इसको याद करिएगा, 10 मिनट दे दीजिएगा, बस वो ही काफ़ी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या होने वाला है। अच्छा, इसको मैं आपको याद यहाँ करा देता हूँ, कैसे याद करना है देख लीजिएगा। टेक अ लीफ आउट ऑफ समवंस बुक, यानी कि किसी की किताब में से, किसी की बुक में से लीफ को ले लेना। भाई यदि आप किसी की किताब में से पेज को, लीफ यानी कि पेज या पत्ता, ठीक है, तो किसी की किताब में से पेज या पत्ता को ले लेना तो क्या हो जाना, उसकी आपने कॉपी कर ली या फिर उसने आपने उसको सीखा। ठीक है, तो किसी की किताब में से कॉपी कर लेना या सीखना उसी को बोलते हैं टेक अ लीव आउट ऑफ समवन। ठीक है, बस 1 मिनट रुकिएगा क्योंकि यहाँ पर डीजे आ चुका है तो उसकी आपको वॉइस आएगी। मैं इसको एक मिनट बस को रोक देता हूँ वीडियो को। ठीक है, हाँ जी चलिए, थोड़ा डीजे आ गया था वहाँ पर तो इसलिए मुझको थोड़ा रोकना पड़ गया था। तो चलिए हम कहाँ पर थे, हम थे यहाँ पर टेक अ लीफ आउट ऑफ समवन बुक्स। इसका मतलब समझ चुके हैं आप, मैंने बता दिया था कि किसी चीज़ की कॉपी कर लेना, किसी के बिहेवियर या आइडिया को कॉपी कर लेना, उसको क्या बोलते हैं, टेक अ लीफ आउट ऑफ समवन बुक्स। ठीक है, तो किसी से सीखना या फिर नकल करना। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा टू कॉपी और लर्न फ्रॉम समवन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो इसको देख लेते हैं। ही टुक अ लीफ आउट ऑफ हिज मेंटर्स बुक इन हैंडलिंग द क्राइसिस। ठीक है, इसको देख लेना, आ चुका आपके समझ अच्छी तरीके से आ रहा है। अच्छा, मैथ की क्लास, देखो मैथ क्लास मैंने आपसे बोला था 10 अगस्त को, पर अभी उसकी पीपीटी तैयार नहीं हो पाई है क्योंकि हम जो पहला टॉपिक कराने वाले हैं वो आपको कराने वाले हैं ज्योमेट्री। पहला टॉपिक क्या कराने वाले हैं आपको हम, ज्योमेट्री। ठीक है,
जियोमेट्री। ठीक है, और आपने देखा ना जियोमेट्री एक बहुत लंबा टॉपिक है। कैसा टॉपिक है? एक बहुत ही लंबा टॉपिक है। तो उसके पीपीटी बनाने में उसमें फिगर्स बहुत सारी हैं, तो उसको बनाने में अभी टाइम लग रहा है। जैसे ही पीपीटी तैयार हो जाती है, आपको ज्योमेट्री के सारे कॉन्सेप्ट स्टेप बाय स्टेप पूरे के डिटेल्स में आपको समझाने वाले हैं हमारे एक भाई। वो अपना अभी नाम को रिवील करना नहीं चाहते हैं, तो अभी मैं आपको नाम नहीं बताऊंगा, ठीक है? वो आपको कराएंगे, ठीक है? तो चलिए, जल्द ही आपकी आने वाली है मैथ की क्लास, इतने आप इंग्लिश पढ़िएगा। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला? नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, पुट वंस फुट डाउन। इसका मतलब क्या होता है? अच्छा, आपने वो देखिए ना रामायण, तो रामायण में कहा क्या होता था? वो क्या था यार, उसका नाम क्या था जो वहाँ पर गया था रामायण में, जो गया था उसका नाम यार याद नहीं आ रहा मेरे को। क्या नाम था उसका, बताइए यार। बस जिसने बोला था कि हाँ, यदि आप मेरे पैर को डिगा देते हो तो श्री राम की तरफ से मैं अपनी हार को स्वीकार कर लूँगा। ठीक है, तो शायद उसका पुत्र था, बाली का पुत्र था शायद वो। ठीक है, तो वो था, मुझे उसका नाम याद, अंगद नाम मेरे को याद आ चुका है, अंगद। तो अंगद ने क्या किया था वहां पर रावण के दरबार में? पुट वन फुट डाउन, उसने अपने फुट को क्या कर दिया था? नीचे रख दिया था। अपने खुद के पैर को नीचे रखा, अर्थात उसने धरती पर रखा। ठीक है, जस्ट वेट, थोड़ा सा प्रॉब्लम्स हो रही है, जस्ट वेट। एक्चुअली पानी कहाँ पर है, एक मिनट, पानी पी लीजिए थोड़ा सा। चलिए, पुट वंस फुट डाउन, तो अंगद ने क्या किया था रावण के दरबार में? अपने पैर को, अपने फुट को नीचे धरती पर रख लिया था, नीचे उसको दृढ़ता के साथ रख लिया था। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं दृढ़ रहना। यानी पुट वंस पुट डाउन का मतलब होता है अपने डिसीजन पर क्या रहना? दृढ़ रहना। तो अंगद क्या रहे थे? अपने डिसीजन पर दृढ़ रहे थे कि भाई यदि तूने मेरे इस पैर को हटा दिया ना यहाँ से, तो मैं श्री राम की तरफ से अपनी हार स्वीकार कर लूंगा। यानी श्री राम की तरफ से ही क्या? श्री राम की तरफ से नहीं यार, ऐसा नहीं बोला था। कैसा बोला था बताइए आप? उन्होंने बोला था कि श्री राम अपनी हार को स्वीकार कर लेंगे यदि आप मेरे इस पैर को यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, तो पुट वंस पुट डाउन का मतलब होता है दृढ़ रहना अपने डिसीजन पर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाता है इसका बी, टू बी स्ट्रिक्ट या फर्म। ठीक है, सी पुट हर बुक सी पुट हर फुट डाउन एंड रेफ्यूज टू अलाउ लेट नाइट पार्टीज। ठीक है, समझ आ चुका है आपके? अच्छे से आ रहा है समझ? आगे चलें। अच्छा, अच्छा ये बताओ, ये कौन कौन करता? क्वेश्चन नंबर 14 है, इसको कौन कौन करता है? वैसे इसका शिकार मैं भी था, वैसे अभी भी हूँ वैसे, क्योंकि भाई ये चीज़ ही ऐसी है, ये चीज़ ही ऐसी है। बताइए कौन कौन करता है इसको? बीती बात पर कौन कौन पछताता है? अच्छा, आपने आजकल के जो कपल होते हैं वो क्या होते हैं ना, ब्रेकअप हो जाता है तो बेचारे क्या करते हैं, वो बहुत उनके सोचते रहते हैं उनके बारे में, जबकि वो आपके बारे में कोई सोचती या सोचता नहीं है, आप उसके बारे में सोचते रहते हो। ठीक है, तो वो क्या करते हो आप? उसी को बोलते हैं हम क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, यानी कि बीती बात पर पछताना। क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क का मतलब ही होता है कि बीती बात पर पछताना, यानी वेस्ट टाइम वरिंग अबाउट थिंग्स दैट कैन नॉट बी चेंज्ड। यानी आप ऐसी बातों पर पछतावा कर रहे हो, ऐसी बातों का चिंतन कर रहे हो जो कभी चेंज ही नहीं हो सकती। भाई अब वो आपकी लाइफ में कभी नहीं आएगी, क्योंकि मेरा भी काट के चलेगी, और वो शादी कर चुकी है, एक बच्चा भी कर चुकी है, वो मेरी लाइफ में नहीं आएगी, फिर भी मैं उसके बारे में सोचता रहता हूँ। तो ये क्या है? क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क है। ठीक है, आई बात समझ आपको? तो देख लेते हैं ऑप्शन नंबर क्या होने वाला है इसका। ऑप्शन नंबर ए, यानी कि टू रिग्रेट यूजलेसली।
बे मतलब की बात पर ही पछताना, ठीक है, यूजलेस पछताना, रिग्रेट करना, ठीक है, उसी को बोलते हैं। रिग्रेट का मतलब क्या होता है, एक ऑप्शन बता देता हूँ। रिग्रेट का सिनोनियम बताओ आप। रिग्रेट का सिनोनियम होता है एटोन। क्या होता है? एटोन, ATONE, ठीक है, रिग्रेट। और भी बहुत सारे हैं, जब आपको मैं सिनोनियम कराऊंगा कम से कम एक एक वर्ड के 8-8 10-10 वर्ड भी करा दूंगा, ठीक है आपको, तो बने रहिएगा वीडियो में। इसको देख लीजिएगा, ठीक है, एग्जाम्पल को। स्टॉप क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क एंड मूव ऑन, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? क्वेश्चन नंबर 15 है मेक ए माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल। अच्छा, आप बताइएगा मोल हिल का मतलब क्या होता है? मोल हिल का मतलब होता है छेद या छिद्र। मोल हिल का मतलब क्या होता है? छेद या छिद्र। तो भाई आपने एक छोटी सी बात को या एक छोटे से होल को, एक छोटे से छेद को क्या बना दिया? एक माउंटेन बना दिया, यानी कि पहाड़ बना दिया। तो इसका मतलब आपने एक छोटी बात को क्या कर दिया? बहुत बड़ा कर दिया, यानी कि छोटी बात को बड़ा बना लेना, छोटी बात को बड़ा बना देना, उसी को बोलते हैं मेक मेक ए माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल, ठीक है। समझ आ चुका? तो ऑप्शन हो जाएगा इसका बी, टू एग्जरेट अ प्रॉब्लम, किसी छोटी बात को बढ़ा देना, ठीक है। चलें, समझ आया? याद हो गया होगा भाई, टू मेक ए माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल। यार देखो, ट्रिक बता रहा हूँ आपको, यहीं पर याद करा रहा हूँ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी हमको भी यार। चलिए, डोंट मेक अ माउंटेन आउट ऑफ मोल हिल, इट्स जस्ट अ स्क्रैच। अरे भैया, इस छोटी बात का पतंगा मत बनाओ, ये छोटा सा स्क्रैच आ गया है कार में, ठीक है। इसका एग्जांपल देख लीजिएगा, यही था, ऐसे ही था इसमें लिखा हुआ। वैसे कार नहीं है, पर आप ऐसे सेंटेंस को रिलेट करिएगा। जब तक आप सेंटेंस में इनको रिलेट नहीं करोगे ना, तो आपको याद भी नहीं होंगे, भूल जाओगे फिर, ठीक है। इसलिए रिलेट करिएगा सेंटेंसेस में, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 16 क्या होने वाला है, देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है कीप वंस हेड अबव वाटर। इसको मैं आपको यहीं पर याद करा दूंगा, ठीक है। आप ये बताइएगा, यदि आपने बाढ़ आ रही है, वहां पर पानी होता है ना बहुत सारा, और उस बाढ़ में आपने अपने हेड को ऊपर रख लिया। क्या रख लिया? ऊपर। अपने हेड को बचा कर रखा, अपने सिर को बचा कर रखा। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने मुश्किल में भी खुद को वहां पर संभाल लिया है, ठीक है। तो यही तो मतलब हो जाता है इसका, कि आपने मुश्किल परिस्थिति में भी अपने सिर को बचाए हुए हैं। तो फिर इसका मतलब यही हो जाता है कि आपने सरवाइव कर लिया है डिफिकल्ट सर्कमस्टांसिस में, ठीक है। तो कीप वंस हेड अबव वाटर का मतलब होता है सरवाइव कर लेना डिफिकल्ट सिचुएशंस में। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाता है, टू सरवाइव इन डिफिकल्टी, ठीक है। समझ आ गया? किस किस को समझ आ गया भाई? कमेंट कर दीजिएगा जो जिसको समझ आ चुका है, याद हो चुका है। किस किस को याद हो चुका? कैसा लग रहा है आपको, बताइए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 17 क्या होने वाला? क्वेश्चन नंबर 17 को देख लेते हैं। यह है हमारा कीप द वॉल्फ फ्रॉम द डोर। अच्छा, ये बताइएगा, वॉल्फ मतलब क्या होता है? भेड़। क्या होता है? भेड़। तो भैया आपने अपने दरवाजे से वॉल्फ यानी कि भेड़ को दूर रखा है, यानी कीप यानी कि दूर रखना, ठीक है। आपने भेड़ को अपने दरवाजे से दूर रखा है, इसका मतलब क्या हुआ? आपने अपने पास गरीबी नहीं आने दी। अच्छा, जो बेचारे भेड़ भेड़ बकरियां पालते हैं, कौन पालते हैं? वो गरीब लोग ही तो पालते हैं, अमीर लोग कौन पालता है, ठीक है। ये बात समझ में? अमीर लोग नहीं पालते भाई। तो भाई जो भेड़ को अपने दरवाजे से दूर रखता है, तो उसी को क्या बोलते हैं? गरीबी से बचना, यानी कि गरीबी से बचना हो जाता है कीप द वॉल फ्रॉम द डोर। तो हैव जस्ट एनफ मनी टू अवॉइड हंगर या पॉवर्टी, ठीक है। ऑप्शन नंबर देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी, टू अवॉइड
पॉवर्टी, यानी कि गरीबी को दूर रखना। ठीक है, समझ आ गया होगा आपको। कहने को साथ अपने दुनिया चलती है। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या होने वाला है? ए हार्ड नट टू क्रैक, यानी कि नट, यानी कि आपने नट देखा, क्या बोलते हैं उसको? नट, अखरोट। अखरोट, आपने एक अखरोट को भी क्या कर दिया भाई? क्रैक कर दिया। यानी कि आपने कठिन समस्या को भी क्या कर दिया? क्रैक कर दिया। ठीक है, कोई कठिन समस्या या पर्सन, उसको बोलते हैं ए हार्ड नट टू क्रैक। ठीक है, तो इसका हो जाता है ऑप्शन ए डिफिकल्ट प्रॉब्लम। तो ए हार्ड नट टू क्रैक का मतलब हो जाता है डिफिकल्ट प्रॉब्लम, क्योंकि भाई जो वो होता है नट, अखरोट होता है, कैसा होता है वो? बहुत ही हार्ड होता है। आपने उसको भी कर दिया खत्म, तो उसका मतलब हो जाता है ऑप्शन में ए डिफिकल्ट प्रॉब्लम। ठीक है, क्रैक या सोल्व यहाँ ऑप्शन हो सकता है सोल्व। ठीक है, समझ आ गया भाई? समझ आ रहा है? चलिए क्वेश्चन नंबर 19। गो द होल होग, गो द होल होग, गो द होल होग, होगी तो है भाई, है ना? इसका मतलब क्या होता है? आपने पूरे होग को क्या कर दिया? पार कर दिया, यानी कि आपने उसको क्या कर दिया? पूरा खत्म कर दिया। तो डू समथिंग कंप्लीटली, किसी भी चीज को पूरा खत्म कर देना, पूरी तरह से कर देना, उसी को बोलते हैं हम गो द होल होग, यानी कि टू डू समथिंग कंप्लीटली। ठीक है, समझ आया भाई? समझ आ रहा है सभी को? चलिए जी, ये क्या हुआ भाई? ये क्या हुआ यार? हाँ चलिए, क्वेश्चन नंबर 20। ये क्या क्या है 20 में? लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, यानी कि भैया आपने कोई भी ऐसी कोशिश नहीं की जिससे कि आप उसको पा ना सको। ठीक है, आपने हर संभव प्रयास किया। आपने एसएससी को निकालने के लिए, आपने सीजीएल की पोस्ट को पाने के लिए क्या नहीं किया? आपने हर संभव प्रयास किया, यानी कि आपने लीव नो स्टोन अनटर्न किया। तो लीव नो अनस्टोन का मतलब क्या हो जाता है? हर संभव कोशिश करना, हर संभव प्रयास करना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, टू ट्राई एवरी पॉसिबल वे। ठीक है, चलें, समझ आया? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? टील अ मार्च ऑन, टील अ मार्च ऑन, टील अ मार्च ऑन क्या होता है? किसी पर बढ़त हासिल करना, यानी कि गैन एन एडवांटेज ओवर समवन। ठीक है भाई, आप मार्च कब करते हो? मार्च यानी कि मार्च मतलब होता है कि पैदल चलना, जैसे कि हमारे सेना होती है वो क्या करती है? मार्च करती है ना। तो जब हम पाकिस्तान पर जीत जाते हैं, पाकिस्तान से युद्ध जीत जाते हैं, तो फिर हम उसके बाद क्या करते हैं? मार्च करते हैं। तो टीला मार्च ऑन का मतलब होता है हमने उस पर, पाकिस्तान पर क्या बना ली है? बढ़त बना ली है, उस पर हमने जीत हासिल कर ली है। ठीक है, तो टीला मार्च ऑन का मतलब ये होता है। तो टू गैन एडवांटेज, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है जी, टू गैन एडवांटेज। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है? हाँ जी, बर्न वंस फिंगर्स। बर्न वंस फिंगर्स का मतलब क्या होता है? आपने अपनी ही उंगलियों को क्या कर लिया है भाई? बर्न कर लिया है, यानी अपनी ही उंगलियों को जला लिया है, यानी आपने अपने ही काम से खुद को क्या कर लिया है? नुकसान पहुंचा लिया है। तो बर्न वंस फिंगर्स का मतलब होता है अपने ही काम से अपने आप को नुकसान पहुंचा लेना, यानी सफर फ्रॉम वंस ओवन एक्शन। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाता है इसका टू सफर लॉस। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। हाँ जी, स्पीड ज़्यादा तो नहीं है? स्पीड आपकी ज़्यादा तो नहीं है? आपकी नहीं, मेरी। अच्छा जस्ट वेट,
एक मिनट दीजिएगा, अभी आता हूँ। चलिए चलिए, आ गया हूँ मैं, आ गया हूँ मैं, आ गया हूँ। चलो, बर्न वंस फिंगर्स हो गया ना, ये तो मैंने करा दिया, ठीक है, ये तो मैंने करा दिया, 22 करा दिया, ठीक है। अब आ जाता है हमारा 23, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है कट द गॉर्जियन नोट। कट द गॉर्जियन नोट। अच्छा, नोट का मतलब क्या होता है? नोट का मतलब होता है गांठ, गांठ, ठीक है। तो आपने एक उलझी हुई गांठ को भी, गॉर्डियन मतलब उलझी हुई गांठ को भी क्या कर दिया है? कट कर दिया है, यानी कि आपने कठिन समस्या का क्या कर लिया है? हल निकाल लिया है। आपने कठिन से कठिन समस्या को क्या कर दिया है? सॉल्व कर दिया है। तो कट द गॉर्जियन नोट हो जाता है, ठीक है। सॉल्व अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम क्विकली एंड डिसिसिवली, ठीक है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी, टू सॉल्व अ प्रॉब्लम क्विकली, ठीक है। टू अवॉइड रेस्पॉन्सिबिलिटी, टू डिले डिसीजन, टू वेस्ट टाइम, ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए जी, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या, 24। आज तो भाई वीडियो छोटी है, ज़्यादा लंबी नहीं है। कल तो मैंने 1 घंटे की बनाई थी, 1 घंटे 6 मिनट की। आज तो कम की, 40 मिनट की, ज़्यादा 40 मिनट की हो जाएगी, है ना। बाइट द बुलेट, बाइट द बुलेट, बुलेट यानी कि गोलियाँ, गोली कौन सी? धान 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 जो पाकिस्तान पे चलती है, ठीक है। तो भाई बाइट द बुलेट का मतलब क्या होता है? आपने बुलेट को क्या कर लिया है? बाइट कर लिया है, आपने बुलेट को काट लिया है, गोलियां को काट लिया है। इसका मतलब आपने हिम्मत से कठिनाइयों का क्या किया है? सामना किया है। भाई जब आपके पास हिम्मत होगी तभी तो आप बुलेट को काट पाओगे, तभी तो उसको बाइट कर पाओगे ना, ठीक है। तो बाइट द बुलेट का मतलब होता है आपने उस चीज को, उस लड़ाई को हिम्मत से सामना किया, उस कठिनाई को आपने हिम्मत से फेस किया, ठीक है। टू टू फेस अ डिफिकल्ट सिचुएशन विद करेज, ठीक है। तो देख लेते हैं इसका आंसर क्या होने वाला है। फेस डिफिकल्टली ब्रेवली, तो फेस डिफिकल्टी ब्रेवली, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाता है। चलिए जी, चलते हैं 25 पर। हाँ जी, 25 पर चलते हैं। 25 है हमारा, बाय द स्किन ऑफ योर टीथ, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। बाय द स्किन ऑफ योर टीथ, यानी कि इसका मतलब होता है मुश्किल से सफल होना। बाय द स्किन ऑफ योर टीथ का मतलब होता है बेयरली सक्सीड, यानी कि कभी कभार सक्सेस हो जाना। ऐसा नहीं कि हाँ आज तुमने तैयारी की और आपको कल सक्सेस मिलेगी। उसने भी तैयारी की, विकास ने भी, मोना ने भी, अरुण ने भी, क्या सभी को सक्सेस मिलती है? नहीं। तो किसी को बेयरली, मुश्किल से सफलता मिल जाना, उसी को बोलते हैं बाय द स्किन ऑफ योर टीथ, यानी कि बेयरली सक्सीड, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। समझ आया? तो दोस्तों वीडियो कैसे लगी, क्लास कैसे लगी आपको? यदि ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक नहीं, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। आपके एक सब्सक्राइब से, एक लाइक से और एक शेयर से हमको बहुत ही मोटिवेशन मिलने वाला है। आपके लिए हम ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे और आप भी अपने पेरेंट्स के लिए, अपने भविष्य के लिए मेहनत करते रहिएगा। जय हिंद, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।